ठीक है ना। आपको कैलकुलेशंस आने चाहिए, कैसे आते आप कैसे कैलकुलेशन करते हो आपकी हेडेक, बस कैलकुलेशन होना चाहिए। नहीं हुआ तो मैं थोड़ी सी हेडेक बढ़ा दूंगा आपकी, और कुछ नहीं। ठीक है, 1/4 1/5 वाला लॉजिक समझ में आ गया था। देखो भाई 1/4 कैसे भाई, 25% को 1/4 बोलते हैं, तो कॉस्ट पे 25% यानी कॉस्ट पे 1/4, तो सेल्स पे क्या होगा 1/5 को क्या बोलोगे 20%। तो बेटा 7,000 में से 20% निकालो, 7,000 का 1400 माइनस कर दो, कितना आया 5600। वेरी गुड। ये आपको लास्ट क्लास में भी कराया था, काफी कुछ क्वेश्चंस करे थे इसके, पहला दूसरा तीसरा सारे क्वेश्चन में तो था ही ऑलमोस्ट। तो 5600 हो जाएगा ये। लेकिन यहाँ गेम ओवर नहीं हुआ, गेम कहाँ ओवर हो रहा है, कह रहा है आगे 10 अप्रैल तक गए, आगे 10 अप्रैल को वाई रिटर्न द गुड्स। तो सर रिटर्न होने की कोई एंट्री होगी क्या? आपने क्या किया था 31 मार्च को, फटाक से जवाब दो। सब कुछ कैंसिल करके आप गंगा नहाने चले गए थे तीर्थ यात्रा, है ना, सारे जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी थी। अब आप बताओ, अगर सामने वाला केवल फॉर्मेलिटी करने के लिए गुड्स वापस करके आ जाता है, तो आपने तो उसकी एंट्री पहले ही कर रखी है ना। आपने जब कैंसिलेशन एंट्री करी तो आपने क्या मान लिया कि वाई के पास से मेरा गुड्स खत्म, कनेक्शन टूट गया, अकाउंटिंग में तो कोई मतलब नहीं रह गया, सब खत्म हो गया। तो अब आप बताओ, क्या वाई को वाई के रिटर्न करने पे वापस एंट्री पास करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन एक्स ने कुछ और ही किया, क्या किया 30 अप्रैल को एक्सेप्ट किया, तो क्या इसकी एंट्री होगी? हाँ, ये एक्सेप्टेंस पहले अगर दिया होता ना, तो हमने एंट्री कर रखी थी, दोबारा नहीं करते। लेकिन अभी ये एक्सेप्टेंस कब मिल रहा है? कैंसिलेशन के बाद मिल रहा है। भाई कैंसिलेशन हो गया, कैंसिलेशन का मतलब खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, तो अब एंट्री ही नहीं रह गई थी पुरानी, तो उसकी एंट्री अब तो करनी पड़ेगी ना बेटा। तो देखो यहाँ पे एक 30 अप्रैल की एंट्री बनेगी, 30 अप्रैल की क्या एंट्री बनेगी, फटाक से बोलो। अब देखो नेक्स्ट ईयर शुरू हो गया, यहाँ ट्रेड रिसीवेबल और कस्टमर लिखने से ज्यादा बेटर होगा क्या? हाँ, कितने से बेटा? नाउ रिमेम्बर सर ऐसा क्यों कर रहे हो, देखो ये जब ईयर एंड होता है ना बेटा, तो ये जो भी आप लिख रहे हो ये एडजस्टमेंट एंट्री है, बैलेंस शीट में जाएगी। लेकिन जब ईयर एंड नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर की शुरुआत है, यहाँ पे आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि अब जो एंट्री है वो जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस ऐसे प्रोसेस होके जाएगी, हाँ है ना। तो इसलिए यहाँ एक्स लिख दोगे चलेगा, ठीक है, इतना क्लियर है। तो मैं तो अपनी तरफ से टर्मिनोलॉजी का काफी ध्यान रखूंगा, अगर आपसे कभी ऐसा होता है कस्टमर कस्टमर लिख दे, कुछ गलत नहीं, सब सही है। एग्जामिनर आपसे कंसेप्चुअल पॉइंट पूछना चाह रहा है, वो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मेरे से मेरे मतलब अंदर जीन में जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम यहाँ झलक के आएगी। मैं गलत लिखूं नहीं, लिख भी नहीं सकता, पूरा सही ही लिखूंगा, जो एक्चुअल लॉजिक है मैं वही लिखूंगा, और कोशिश करता हूँ आप भी वही काम करो। बट अगर कहीं आपने यहाँ पे एक्स लिख दिया, एक्स की जगह कस्टमर लिख दिया या डेटा लिख दिया, कोई गलती नहीं है बेटा, सही मान लेगा एग्जामिनर। वैसे कि यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल की जगह कस्टमर लिख दिया, अब एक्स और वाई मत लिख देना यार, अब काम क्यों बढ़ा ना अपना, ठीक है ना, इतना क्लियर है? बोलो। तो एंट्रीज तो मेरे हिसाब से समझ में आ गई होंगी, बोलो। चलो बढ़िया, एंट्रीज अगर समझ में आ गई तो अच्छी बात है। सर ये डेट तो 30 अप्रैल है, बैलेंस शीट तो 31 मार्च। तो बेटा मैंने कौन सा बैलेंस शीट बनाया, बैलेंस शीट तो लास्ट वाले ईयर का बनेगा ना, तो यहीं तक बनेगा ना, तो मैं भी वही बोल रहा हूँ दोस्त, बैलेंस शीट यहाँ तक ही बनेगा, ये ट्रांजेक्शन बैलेंस शीट में जाएंगे, ये लास्ट वाला नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा, इसको बैलेंस शीट में ले जाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, अगर ये एंट्रीज आपको समझ में आ गई, आई गेस ये क्लियर होगा। बैलेंस शीट में आपको क्या करना, फॉर्मेट याद है क्या होता है फॉर्मेट? सबसे पहले बैलेंस शीट की फॉर्मेट में सबसे पहले क्या होगा, ये किसने बोला कि वो फॉर्मेट एज ऑन है, क्या ये कंपनी है? और होती भी तो हमें क्या फर्क पड़ता, क्या हम कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हैं? फिर भाई टी शेप बैलेंस शीट की बात कर रही है, इधर लायबिलिटीज इधर एसेट्स, ये वाला काम करना है। तुम लोग इमोशनल मत हो, मुझे पता था ना, आधे लोग जैसे भी बोलूंगा फॉर्मेट बताओ तुरंत सबको याद आ जाएगा, लेकिन करना ये नहीं। और अगर ऐसा कुछ होता भी है, अच्छा बैलेंस शीट, मुझे लगा जर्नल एंट्री क्यों पास कर रहा हूँ,
देख लो, अगर आप ऐसे लिखते हो तो गलत नहीं है, बट आप समझो ना बेटा, आपको पूरी इंफॉर्मेशन है क्या? तो देखो बैलेंस शीट तो लिखा है, लेकिन साथ में एक वर्ड जोड़ना होता है, आपको याद रखना। ये नहीं लिखोगे और मैं टेस्ट ले रहा हूँ या मैं कोई भी काम करा रहा हूँ, अगर नहीं लिखे तो मैं पूरा काट दूंगा और काट के नंबर मिलेगा कितना? 0। मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। बैलेंस शीट बना रहे हो, अब बैलेंस शीट बना रहे हो पूरा, क्या बैलेंस शीट क्या होता है? जब मैच करे तब आपका मैच किया तो मैं 0 नंबर दूंगा, बात खत्म। और मैं करूंगा तो करूंगा, मैं तो ऐसे ही, है ना। मैं तो नंबर काटूंगा तो काटूंगा, कोई बोल भी नहीं सकता। और अगर किसी को टेस्ट आपकी, कभी मेरा टेस्ट ड्यू कब है? 19 नहीं होगा यार, 23। 23। ओके चलो, उस दिन मेरी क्लास नहीं होगी, क्लास के टाइम पे टेस्ट। हाँ मैं तुम्हें ज्यादा देर तक क्यों रोकूं, जान दो, कल को कोसोगे सर आपकी वजह से ज्यादा देर रुकना पड़ा। ऐसा कुछ नहीं, उस दिन मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो टेस्ट मेरा होने वाला था 1-2 दिन बाद, मैंने उसको पहले ही करा दिया 23 को। तो टेस्ट 23 का होगा, नंबर आपको मिल जाएंगे 1 हफ्ते के अंदर मिलेंगे। ये मत सोच, अरे वो एमसीक्यू थोड़ी ना कि मैथ्स का पेपर है एमसीक्यू यहाँ डाला आंसर निकल आया, मारूंगा बहुत मारूंगा। कितने चालू बंदे हैं, मेरे को एक एक चीज वेरीफाई करनी पड़ेगी, बाद में पता चला तुम लेके आ गए कि सर ये कैसे किया, तो मैं सोचना ना पड़े कि यार फिर से कैलकुलेशन करूं। ठीक है, तो नंबर दूंगा तब, उसके पहला टेस्ट दो उसके बाद बताऊंगा, ठीक है ना। वैसे एक टेस्ट मैंने छोटा सा ऐसे डेमो टेस्ट दिया था, लेकिन उसका कोई खास मतलब नहीं था, उसमें बच्चों को बच्चों वाले क्वेश्चन दिए थे, डेप्रिसिएशन के ऐसे छोटे क्वेश्चन दिए थे, कैलकुलेशन के, ना। उसका कोई मतलब, सबके सारे सही थे। मैंने कहा सब सारे ही सही तो इनको नंबर ही क्या बताऊं, छोड़ दिया मैंने, नंबर ही नहीं बताया इनको। वो टेस्ट नहीं था, क्लास टेस्ट था, समथिंग लाइक। देखो ध्यान से, ट्रेड रिसीवेबल, अब डेटर कितने रहेंगे बेटा? 31 मार्च को 1 लाख थे, 7,000 कैंसिल कर दिया था, 93 सही तो लिखा है ना। इन्वेंट्री कितने लिखोगे? अरे 60,000 दे रखा था क्वेश्चन में, और 7,000 अभी ये, सॉरी 5600 अभी आया, तो कितना हो जाएगा? तो ये तुम्हें ये 2 चीजें दिखानी थी और कुछ नहीं था यार, ये फालतू बात है, ठीक है ना। अगर बैलेंस शीट पूछता है तो इतना काम करने के लिए तुम्हें, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा लॉजिक लगाना पड़ेगा, और पूरी बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट में पढ़ते ही हो यार, ठीक है ना। क्लियर है ये भाई? बैलेंस शीट बनाना नहीं है आपको, केवल क्या करना है, आपको शो करना है उसके एक्सपेक्ट को। हो गए सारे इलस्ट्रेशंस खत्म, हाँ इलस्ट्रेशंस खत्म हो गए। चलिए ट्रू फॉल्स पे आपको टेस्ट करता हूँ, नया चैप्टर नहीं शुरू करना चाह रहा मैं, ठीक है। ट्रू फॉल्स पे आपको टेस्ट करता हूँ। पहला, अब यार इधर देखो, अभी इधर इधर इधर, ये रहा, इतना बड़ा दिख रहा है यार, इधर उधर पता नहीं आंसर छाप लो तो। भरोसा देखो क्या मैंने सर, भरोसा करो, भरोसा नहीं है बेटा। जिस दिन मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा कर लिया, उस दिन ना मैं तुम्हें पढ़ा पाऊंगा ना तुम पढ़ पाओगे। मैं तुम्हें नालायक समझता था, समझता हूं, और जब तक सीए नहीं बन जाते तब तक समझता रहूंगा। सीए मतलब प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनल की डिग्री लेने के बाद जब तक स्टूडेंट रहोगे तब तक मैं तुम्हें क्या समझूंगा, वो तो तुम हो ही। Goods sold on approval or return basis are not recorded as credits in initially when they are sent out. चलो ऐसे क्वेश्चन पूछना तो नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से टेक्निकली कुछ हद तक सही भी है। मींस अगर मैं न्यूमरसली वाले लॉजिक पे जाऊं तो इज इट रिकॉर्डेड एज क्रेडिट सेल? वहां तो अकाउंटिंग ऐसे होती ही नहीं है ना। क्या बनता है अगर न्यूमरसली होगा तो क्या बनाएंगे? एक मिनट, सारे लोग जवाब दो, पूरा नाम बोलो। डे बुक क्या होता है? डे बुक तो जर्नल। सर सेल्स और रिटर्न डे बुक। पूरी बात नहीं बता रहे हो, एक बात है कि डे बुक पकड़ के बैठे हुए हो। हाँ बता भाई, तू ही बता, ना ना सामने, हाँ सही बोला, तो लगा होगा, क्या बोला उसने, क्या बोला मुझे सुनाई नहीं, मैं थोड़ा कम सुन रहा हूँ आज।
अच्छा सर क्यों मुंह क्यों छुपा के बैठ रहे हो? सीधा बैठ वाले सीधा बैठ डाला है। फोन पे कहाँ लग गया? बता जरा क्या बनाते हैं। हाँ कोई नहीं, फोन रख दो, बताओ जरा। सर मेमोरेंडम बुक्स। मेमोरेंडम बुक्स बनाते हैं, उनका नाम क्या बेटा? सेल्स और रिटर्न डे बुक एंड सेल्स और रिटर्न लेजर। है ना, तो वही तो पूछा, सही बोला उसने। मेमोरेंडम बुक्स होते हैं दोनों, ठीक है ना। चलो लावण्या बताओ जरा, if goods are sold on approval basis frequently then what will we do? देखना नहीं, चीटिंग नहीं करना, मैं यहीं से कुछ ना कुछ तो फेंक दूंगा यहाँ से, थोड़ा साइड हो जाना। बुक में नहीं देखना, इधर उसके पीछे छिपे जा रही है तू। हाँ बता, अगर फ्रीक्वेंटली बेचते हैं गुड्स को तो क्या होगा? घर पे पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुई है ना। एक काम करो, घबराओ नहीं, देखो अभी तो ठीक है, छोड़ दे रहा हूँ अभी फिलहाल। पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं कर रहा अभी पनिशमेंट देने का, आज आज की बात है, पता नहीं क्यों ऐसे ही। वरना मैं पूरी क्लास बच्चों को खड़ा रखता हूँ, जब चक्कर खा के लुढ़कने लगते तब कहता हूँ अच्छा बैठ जाओ। बताओ दोस्त, फ्रीक्वेंटली वाले में क्या करते हैं? देखो ऐसा नहीं, ज्यादा देर मेरा मूड स्विंग करने में टाइम नहीं लगता, थोड़ी देर में बदल जाएगा। अभी आता हूँ सर, टेंशन मत लो। देखो मुझे हर किसी के बारे में पता है कि कौन कितना जान रहा है क्या नहीं जान रहा है, तो मैं पूछता भी हूँ तो सोच समझ के पूछ रहा हूँ ना। हाँ जी सर बताओ। चलो टाइम अभी है ना 10 मिनट, बहुत अच्छा, 5 मिनट का कंसेप्ट बच्चा, ज्यादा कुछ नहीं। नोट निकालो सारे बच्चों ने टेबल बनाने को बोला था, चार्ट बनाने को बोला था, बनाया है, बनाया है, बनाया है, मेरा मेरा क्या बनाया है आपका, बनाया बनाया इसलिए तो याद है इतना लो क्यों तूने नहीं बनाया है, ऐसे बात तूने नहीं बनाया। भाई ऐसे इंडियन देखो आप बोल भी नहीं सकते, मतलब बना क्या है? हाँ जी बना रहे हैं, ये किसके लिए बनाया है? और बना रहे हैं, मैं तो नालायक हूँ, पूछने पे जवाब नहीं पाना चाहिए सर। बनाया है, बनाया नहीं ना, अब तो हाँ बस कर चलो हाँ जरूरी है, गिर जाते हैं, एक घर पे लगे तो नहीं लगेगा मेरा आवाज अच्छी आ रही है ना। देखो
सुधर जाओ आपको जो बैठे उधर भी देख लो, टेंशन मत लो। देखिए यार सुधर जाओ, ऐसा ना हो कि मैं सुधारने पे आऊं। मैं सुधारने पे आऊंगा तो डेंजरस होगा। मैं तो उनमें से हूँ, घर में भी मार खिलवा दूंगा। वो गार्जियन जिन्होंने कभी डांटा नहीं होगा वो भी थप्पड़ लगा दे, अच्छा लगेगा? बोलो। जो मम्मी पापा ने कभी तुम्हें डांटा तक नहीं होगा वो आज थप्पड़ मार दे, अच्छा नहीं लगता ना बेटा? तो सुधर जाओ। और जब लिख रखा है तो नालायकों पूछने पे जवाब भी आना चाहिए, याद भी रहना चाहिए, लिखना ही नहीं है। न्यूज रिपोर्टर थोड़ी ना कि पूरा रिपोर्ट बना के सबमिट कर दोगे, अब एडिटर का जिम्मेदारी, वो देखेगा, वो जाके सुनाएगा बात। भाई तुम्हें पूरी बात याद भी रखनी है, ये पड़ोसी के लिए नहीं बना रहे हो। चलिए, customer retains the goods even after the expiry of the mentioned term, but this act doesn't conform to the sale. ये सही है गलत है? बोलो कैसे? एग्जैक्टली अगर मैंने तुम्हें बताया, ऑल्दो ये इसका सब्जेक्ट मैटर नहीं, मैंने तुम्हें से क्या बोला था कि ये जो पहली क्लास में बताया था कि ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट का सब्जेक्ट मैटर है, बट स्टिल मैंने फिर भी बताया था ना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। बोलो। तो अगर एक्सपायरी ऑफ द कंसर्न पीरियड जो मेंशन पीरियड या रीजनेबल टाइम पीरियड उसके बाद भी कंटिन्यू रखते हो तो फिर तुम ओनरशिप तुम्हारे पास ट्रांसफर हो जाएगी, यानी तुमने खरीद लिया। ये सारी चीजें पढ़ के आना, करके आना। मुझे आपसे कुछ एक आध क्वेश्चन भी जानना, ये क्या, अच्छा ये तो बाद में देखूंगा। चलो एमसीक्यूज पे भी आता हूँ, बट पहले मैं ये खत्म कर दूं। अब इसमें दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन है प्रैक्टिकल का, यस हाँ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। तो वो चीजें चल रही है ना जो आपका फर्स्ट मेथड है, फ्रीक्वेंटली वाला और न्यूमरसली वाला, ये वाला चल रहा है, कैजुअली वाला खत्म हो गया, वो जो अकाउंटिंग एंट्रीज कर रहे थे, ये फ्रीक्वेंटली और न्यूमरसली वाले में आओगे। और एक क्वेश्चन यहाँ पे है, ये है आपका नॉर्मल क्वेश्चन जो आप पहले करते आए। अभी आप पहले फर्स्ट वाला बताओ क्या करना है। A firm sends goods on sale or return basis. Customer having the choice of returning the goods within a month. एक महीने में वापस कर देना चाहिए। During May 2020, the following are the details of goods sent. देखो कई कस्टमर है, डेट दे रखा है, कस्टमर का नाम दे रखा है और अमाउंट वैल्यू दे रखा है गुड्स का कितना है। Within the stipulated time period, P and Q return the goods. P किधर जाएगा? रिटर्न्स में। And B, D and E signify that they have accepted the goods. ये कहाँ चला जाएगा? ये सेल्स बन जाएगा। हाँ है ना? जवाब देना। Show in the books of the firm sale or return account and customer P for sale or return account. अब देखो अजीब सा लग रहा है सर, क्या बोल रहा है ये, है ना? नहीं, ये तो बोल रहा सेल और रिटर्न अकाउंट बनाओ। और मैं बता दूं इनका सॉल्यूशन देखोगे, मैं अभी बता दूं इनका सॉल्यूशन जो ये इन्होंने बनाया है, ये एक्चुअली मेमोरेंडम बुक्स है, तो इसमें इन्होंने कुछ भी लिख दिया, लेकिन आप इस तरह मत लिखना, थोड़ा प्रेजेंट ऑल दो, बल्कि इन्होंने जब थर्ड क्वेश्चन किया है तो उसमें इन्होंने सही ढंग से किया, यही है सेल और रिटर्न अकाउंट, और क्या है, यही है, इसमें थोड़ा ढंग से किया है। तो ये चीजें करना ज्यादा सही लगता है। देखो ना हर जगह सन्ड्रीज सन्ड्रीज लिखना सही नहीं है बेटा। देखो पहले सॉल्यूशन में क्या लिख रखा है, क्या करूं, तो देखो ध्यान से। आपको कई बार मैंने मना भी करा कि सॉल्यूशन को नहीं देखना है, नहीं रेफर करना है, कई बार आपको डिफरेंट फील होगा, बट आप अपने पे टिके रहो, सही रहेगा। आप मुझे बताओ, फिलहाल मैं इसको बनाऊंगा ना, मैं रफली बनाऊंगा। कौन सा अकाउंट मांगा था? सेल और रिटर्न अकाउंट। ध्यान से सुनना बेटा, एक बात बताओ, टोटल कितने का गुड्स भेजा था सेल और रिटर्न बेसिस? टोटल गुड्स यानी यहां से यहां तक जोड़कर बताओ फटाफट, जल्दी बताओ, ऐड करो। 93,000 मुझे लग रहा है, आप चेक कर लो, ठीक है ना? 93,000। अगर टोटल गुड्स भेजा है 93,000 तो इधर आ जाएगा भाई, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। क्यों ऐसे लिख रहा हूं डायरेक्टली? सर ये मेमोरेंडम बुक्स है, यहाँ पे आप जो भी लिखो प्रॉपर होना चाहिए, लेकिन क्या शब्द यूज कर रहे हो?
ऑल्दो कनेक्टेड होना चाहिए टॉपिक से, चैप्टर से। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे लिखा होता सेल और रिटर्न अकाउंट बनाओ और सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल अकाउंट बनाओ, और आप यहाँ भी लिख देते हो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, तो गलत नहीं है। मेमोरेंडम बुक से आपको कुछ भी लिखने का अधिकार है, कुछ भी मतलब रेलिवेंट शब्द होने चाहिए। सेल ऑफ या सेल ऑन अप्रूवल बेसिस यहाँ लिख दिया, कितने का। अब इसमें से एक्सेप्ट कितना हो गया, एक्सेप्ट हो गया तो कहां चला जाएगा, सेल्स में। रिटर्न आ गया तो क्या लिख देंगे, रिटर्न्स, और जो बैलेंस बच गया उसको क्या लिखेंगे, बैलेंस को बैलेंस लिखते हैं और क्या लिखेंगे यार। अब आप बताओ रिटर्न किसने किया, जोड़ दो पी और क्यू का अमाउंट कितना, यहाँ रिटर्न में आ गया 43,000। सेल कितना हो गया, बी डी और ई, बी डी ई कितना, बैलेंस कितना बच गया बेटा, लास्ट वाले का ना, 26। ये है अकाउंट, क्या था इसमें बता। अब अगर नहीं करके जाओगे तो फिर एग्जाम में यही समझ में नहीं आएगा क्या है, करना क्या है, कुछ पता नहीं। लेकिन अभी फिलहाल तो समझ में आ रहा है। हाँ, पी का अकाउंट मांगा था, पी अकाउंट कस्टमर है ना, बताओ सेल किया था, बोलो क्या किया था पी ने, एक्सेप्ट किया था या रिजेक्ट किया था। तो यहाँ लिख देना टू सेल और रिटर्न अकाउंट कितना, बता लिख देना बाई सेल और रिटर्न अकाउंट, ठीक है। हाँ यही है फालतू, यही तो लेजर है यार, और क्या है, यही लेजर है। सेल और रिटर्न अकाउंट, सेल और रिटर्न अकाउंट, मुझे लगता है आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर आज घर जाके नहीं करोगे ना और एक दो दिन छोड़ दोगे तो फिर यहाँ पे क्या होगा, वो खाली हो जाएगा, किराएदार तो चले जाएंगे ना, ज्यादा देर थोड़ी रहेंगे बेटा। ये फर्स्ट था। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, घबराओ नहीं, थोड़ी एक्स्ट्रा क्लास लूंगा मैं, एक बार सर को बोल के आया था, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन चेंज कर दिया। चलिए दोस्तों, सेकेंड प्रॉब्लम पे आइए फटाक से। ऑन 31st December 2020 goods sold at a selling price of were lying with customer. Ritu, to whom these goods were sold on sale or return basis were recorded as actual sale. ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। कस्टमर का नाम था रितु और उसके पास 3000 का गुड्स बचा हुआ था मेरा, और उसको मैंने एक्चुअल सेल मान के रिकॉर्ड किया था। आगे क्या था, सिंस नो कंसेंट हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम रितु यू आर रिक्वायर्ड टू पास presuming that goods were at a profit of cost plus 20%, तो कॉस्ट पे 20, सेल्स पे क्या बोल गए तुम लोग, 1/3 भी बोल गए, 25 बोल गए, बढ़ाते ही जा रहे हो। 1/6, चलो ठीक है, वो बाद में देख लेंगे। फिलहाल प्रेजेंट मार्केट प्राइस इज लेस 10% लेस देन कॉस्ट प्राइस। मैं क्वेश्चन बता ही इसी की वजह से रहा हूं, अदरवाइज मैं इसे होमवर्क में दे दूं। प्रेजेंट मार्केट प्राइस इज लेस 10% लेस देन द कॉस्ट प्राइस। आएंगे बेटा, पहली एंट्री क्या होगी फटाफट बोलो बेटा, लास्ट में करनी है। ये गुड्स ऑलरेडी उसके पास है तो
तो सेल्स की एंट्री नहीं होगी, पहली एंट्री नहीं होगी, एडजस्टमेंट एंट्री करोगे। दूसरी एंट्री क्या होगी, फटाक से बोलो। अरे है क्या, कैंसिलेशन की तो एंट्री करनी है, क्या होगी एंट्री, फटाफट बोलो सारे लोग, सुना ही नहीं दिया। Sales account debited to Ritu's account. सेल्स डेबिट टू, बहुत अच्छे, कितने थे, 3000, 10,000 किसने बोला, जज्बाती मत हो भाई, मैं पैसे रखवा लूंगा यहीं पे भाई। देखो लास्ट में मेरा अकाउंट बैलेंस होना चाहिए, जो कम ज्यादा होगा जिसकी वजह से होगा उसको पैसे रखने पड़ेंगे यहाँ पे, ज्यादा हो गया तो भी रखवा लूंगा दूसरों से। चलो ध्यान देना, तो बेटा ये 3000 वाली एंट्री तो डन है। दूसरी एंट्री तो दूसरी भी क्लियर है भाई। एंट्री क्या होगी, स्टॉक विद कस्टमर टू, अमाउंट क्लियर नहीं हो रहा सर, तो पहले कॉस्ट निकालो तो सही। एक बात बताओ, 3000 जो कॉस्ट है, 3000 सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्लस 20%, तो ये कितने की वैल्यू है, और हमें कितना चाहिए, कॉस्ट 100, बताओ, है ना, पक्का ना। 1/6 निकाल के माइनस कर लेना, कोई टेंशन नहीं, वो आप देख लेना, परसेंटेज आपका काम है, मैंने आपको कई तरीके सिखाए, ये भी एक तरीका सिखाया था 2500। लेकिन दोस्त जो मार्केट प्राइस ऑफ द इन्वेंट्री है दैट इज 10% बिलो कॉस्ट, यानी कितने का है, तो 2250। तो बेटा करना क्या ना, ये जो स्टॉक वाली एंट्री है ना लास्ट वाली, वो कितने से करनी है, आप याद करो जब आपको लास्ट क्लास में बताया था मैंने, इन्वेंटरीज आर वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस, व्हिचएवर इज, वो तो बोलो पहले, लास्ट में व्हिचएवर इज लोअर ही नहीं होगा, बीच में शब्द भी है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस। तो बेटा कम कौन सा है, तो ये आपको नोट्स में, मतलब वर्किंग नोट्स में आपको ये बताना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या करना है, आपको कॉस्ट निकालनी है, देन आपको जस्ट वहीं पे निकालना मार्केट प्राइस, यानी वर्किंग नोट बनाना है इस क्वेश्चन में, क्या, मार्केट प्राइस ऑफ क्या, स्टॉक विद कस्टमर, ऐसे लिख देना, क्या दिक्कत है, ठीक है। और क्या निकालोगे, पहले कॉस्ट निकालोगे, कॉस्ट जो भी आएगा कितना आएगा, लेस कर देना 10%, कितना, और क्या आ जाएगा मार्केट प्राइस 2250। तो ये आपकी एंट्री में चला जाएगा। मुझे लगता है सारी चीजें क्लियर होंगी, बस यही लास्ट वाली बात थी, है ना। पहली एंट्री और उसका अमाउंट 3000 होगा, क्लियर है वो। दूसरी एंट्री में अमाउंट क्या होगा भाई, कितना होगा, सोच कहाँ रहा, खोया कहाँ, है ना, कहीं और था ना, अभी ठीक है, समझ में आ गया ना, पक्का, उसी की कसम है जिसके बारे में सोच रहा था, क्वेश्चन की कसम ले ले, फिर क्या दिक्कत, मेरे को क्या टेंशन है भाई। ठीक है, 2250 आएगा, ये क्लियर है ना। 2250 क्यों आएगा, क्योंकि मार्केट प्राइस जो है वो कॉस्ट से 10% कम है। अब आपको मैंने बताया था कि इन्वेंटरीज आर वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, लेकिन बाद में बोला था अभी फिलहाल उस पे मत जाओ, मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर। तो लोअर क्या होगा, क्वेश्चन खुद ही बोल रहा मार्केट प्राइस कम है, तो करो ना कम वाला पे, ठीक है ना भाई, तो ये देख लेना, ठीक है। यस सर, चलिए सर आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन कुछ नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सटेंशन समझ लो, थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रखी है। एक्स सप्लाइड गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू कस्टमर, द पर्टिकुलर्स ऑफ व्हिच आर एज अंडर। कई कस्टमर से देख सकते हो डेट अलग अलग है, लेकिन आपको ये रिमार्क्स पे ज्यादा ध्यान देना है। पहला सेल कब हुआ है, अब यहाँ इस लाइन पे पहले पढ़ लो, फिर इसकी एनालिसिस करते हैं। गुड्स आर टू बी रिटर्न्ड विद इन, टाइम कितना दे दिया, 15 दिन। अगर 15 दिन से लेट तक रख लिया तो वो मान लिया जाएगा सेल हो जाएगा। फेलिंग व्हिच, वो लिखा भी है, फेलिंग व्हिच इट विल बी ट्रीटेड एज सेल्स, ठीक है, बुक्स, ठीक है, बाद में देखेंगे वो। अब आप बताओ पहला सेल किसको किया था, पहला गुड्स पेपर्स एबीसी 10,000, नो इन्फॉर्मेशन टिल 31 दिसंबर। भाई 10 दिसंबर से 31 दिसंबर, 15 दिन से ज्यादा है ना, क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा, हाँ या ना। 12 दिसंबर को भेजा और रिटर्न कर दिया, तो क्या होगा ये, ठीक ना। आगे बताओ, 15 दिसंबर को भेजा, गुड्स वर्थ 2000 रिटर्न, तो ये तो साफ साफ बोल रहा है ये रिटर्न हो गया, और बैलेंस क्या होगा, सेल, बैलेंस सेल्स। नेक्स्ट बताओ,
20 को भेजा था, 20 दिसंबर को, 24 को उसने रिटेन कर लिया, मतलब सेल 25 दिसंबर को भेजा था, 28 को रिटेन कर लिया, क्या होगा? सेल और लास्ट बोलता 30 दिसंबर को भेजा और अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्या होगा? अभी तक कुछ नहीं, कैंसिल करेंगे, बैलेंस सीडी होगा ना ये, इसको बैलेंस बोलेंगे। खैर बैलेंस को ही लास्ट में कैंसिल कर देते, क्यों बैलेंस का? भाई एक ही दिन हुआ ना, अभी तो 1-2 दिन हुआ ना, कितने दिन का टाइम दिया जा रहा है? तो इसका 15। टाइम एक्सपायर नहीं हुआ, तो ये बात तो क्लियर हो गई ना। तो पहला टेबल तो आपको यही बनाना है एनालिसिस का, कि सेल्स में कौन जाएगा, रिटर्न में कौन जाएगा और बैलेंस में कौन जाएगा, ठीक है ना? बोलो, अगर मैं इसी क्वेश्चन के आगे 2 लाइन 3 लाइन बना दूं, यहाँ पे लिख दूं सेल्स, तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा, कितना लेकिन? 10,000। और 16 और 11 भी आ जाएंगे यहाँ पे, बोलो बेटा। और फिर अगला कॉलम बना दो रिटर्न का, तो रिटर्न में कौन आएगा? एक ये आ जाएगा, यहाँ 2000 आ जाएगा, और कोई नहीं आएगा। और इसके बाद बैलेंस आपका कितना आएगा? केवल ये लास्ट वाला आएगा। तो आपका पहला टेबल यही है, खत्म हो जाएगा ये, इतना पहला टेबल हो जाएगा। उसके बाद क्या मांगा था? सेल और रिटर्न अकाउंट बनाओ, सेल और रिटर्न अकाउंट। बेटा ये जो सेल और रिटर्न डे बुक बोला था ना, डे बुक बोला था ना, अभी जो बताया वही सेल और रिटर्न डे बुक। सेल और रिटर्न लेजर कैसे बनेगा, अकाउंट कैसे बनेगा? तो अभी थोड़ी देर पहले तो बताया, टोटल गुड्स कितने का था, बताओ? 77। यस सर। क्या करोगे? बाई सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, इधर आ जाएगा 77,000। इसमें से सेल वाला कॉलम कहां चला जाएगा? सेल्स में। रिटर्न वाला कॉलम कहां चला जाएगा? रिटर्न्स में। और बैलेंस वाला कॉलम, बेटा बताओ कितना मुश्किल है? आसान है, 10 नंबर में आ चुका है पहले ये, अभी पिछले 1-2 एग्जाम पहले ही आया था, 10 नंबर में आता है क्वेश्चन। और 10 मिनट भी नहीं लगना बेटा इसको सॉल्व होने के लिए, 10 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा। बोलो क्लियर है इतना? पक्का करके दिखाओगे ये? करके दिखाओगे ये क्वेश्चंस करके लाओगे ना? नहीं लाने पे बेटा देखो, अगर एक क्वेश्चन नहीं करोगे तो 50 रुपीज का फाइन है। इस चैप्टर के जितने क्वेश्चंस है, इलस्ट्रेशन प्लस क्वेश्चंस, अगर एक नहीं करोगे तो 50 रुपीज का फाइन है पर क्वेश्चन। अब नहीं करके आओगे खुद ही पछताओगे, घबराओ नहीं। और मैं फाइन नहीं लगाऊंगा, अब तो डांट के समझा के देख चुका, फाइन लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है दुनिया में किसी चीज से प्यार नहीं तुम लोगों को सिवाय पैसे से, है ना भाई? पैसे से सबसे ज्यादा प्यार होता है ना। अब कहने की बात है सर, मम्मी पापा से सर ये सब वो सब फालतू बात है, पैसे ज्यादा प्यारे होते हैं, है ना? जब पैसे पे दिक्कत आने लगती है तब लोग समझते हैं, है ना? तो अब अगला टारगेट यही है, समझा चुका, नहीं आया समझ में, डांट भी चुका, नहीं आया समझ में, पिटाई का तो छोड़ दो, मतलब ना साम राम दंड भेद तो ठीक है, दाम वाला रह गया तो वही अब करने जा रहा हूँ। So we'll see you next class with new chapter. Till then take care of yourself and others as well. तो others इसलिए क्योंकि मास्क लगा के रखो, ताकि लोग बाकी लोग भी सुरक्षित रहें और अपने भी सही रहो। ठीक है बेटा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अब ये तो मुझे भी